नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज सबसे बड़ा सियासी दंगल महाराष्ट्र में मचा हुआ है, जिसकी गूंज दिल्ली से गुजरात तक सुनाई पड़ रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट आ गया है, क्योंकि शिवसेना के 26 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सूरत के होटल में जा बैठे हैं। हालांकि शरद पवार से लेकर संजय राउत तक का यही दावा है कि सरकार को कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एकनाथ शिंदे को फौरन विधानसभा में नेता के पद से हटा दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने बैठक की है। शक्ति प्रदर्शन के साथ ही सत्ता में बहुमत के साथ बने रहने का दावा किया जा रहा है। शरद पवार भी कह रहे हैं कि गठबंधन को कोई खतरा नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के सत्ता के पत्ते लेकर एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार का भविष्य शिंदे के फैसले पर टिका हुआ है। शिंदे दावा कर रहे हैं कि हिंदुत्व की विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेंगे। इधर बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लग रहा है, लेकिन महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल कह रहे हैं कि अभी इंतजार करेंगे, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। तो इस तमाम सियासी हलचल के बीच सत्ता का संतुलन बनाने की कोशिश कवायद जारी है। सवाल यही है कि क्या सरकार बच पाएगी। इस मुद्दे पर मेहमानों के साथ दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले दिन भर के हलचल देखते हैं इस रिपोर्ट में। भले ही ये जश्न विधान परिषद में कमल के फूल की विजय पताका फहराने का हो, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में ऑपरेशन कमल तो अभी शुरू हुआ है। महाराष्ट्र की सत्ता में बदलाव की हलचल है। सुबह सुबह खबर आई कि उद्धव ठाकरे के दाएं हाथ माने जाने वाले एकनाथ शिंदे 26 विधायकों के साथ गायब हैं। तो शिवसेना ने दावा किया कि कोई बात नहीं, ऑल इज वेल। सर, वर्षा पर जाएंगे, क्या कुछ बात हुई है शरद पवार जी से आपकी? सबसे बात चल रही है, एकनाथ शिंदे जी से भी बात चल रही है। हमारे मित्र है, हमारे साथी है पुराने, वो भी वापस आ जाएंगे। इस तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं आप एमएलए को? एकनाथ मनाने की, देखिए मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाएंगे। 80 घंटे की सरकार की तरह ये भी असफल होगा ये प्रयत्न? पूरा असफल होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे के घर सन्नाटा था। सुरक्षा तो चाक चौबंद थी, लेकिन शिंदे हाथ से निकल चुके थे। पता चला सूरत के होटल में डेरा डाले बैठे हैं। इधर मुंबई से दिल्ली तक सरगर्मी थी। एनसीपी, कांग्रेस, सबको सरकार खतरे में नजर आने लगी थी। These are all destructive politics of BJP. के सरकार वो चाहे जितना भी सपनों में देख ले, लेकिन मुंगेरी लाल के सपने हसीन ही रहेंगे। कभी सच में वो परिवर्तित नहीं होंगे। तब तक कांग्रेस एनसीपी की बात हो चुकी थी। तय हुआ कि संकट शिवसेना के सर है, वही फैसला करे। विजय कांग्रेस, विजय एनसीपी, विजय शिवसेना, हम तीनों ही साथ। मगर जब तक एग्जैक्टली क्या इशू है और कैसे रिजॉल्व करना, इसमें शिवसेना की गाइडलाइन हमें मिलती नहीं, तब तक इस पर हम कुछ कदम उठाना ठीक नहीं। शरद पवार ने कहा कि उद्धव बैठक कर रहे हैं, शाम तक कुछ फैसला होगा तो बताया जाएगा। लेकिन साथ ही पवार ने बीजेपी पर सरकार गिराने की कोशिश का आरोप भी लगाया। ऐसे कि ये जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज थर्ड इंसिडेंट। लेकिन बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, कहती है अभी कोई जल्दबाजी नहीं। जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उसको बहुत माइन्यूटली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इससे कुछ परिवर्तन होगा यह कहना ये थोड़ा प्री मैच्योर्ड होगा। इट्स हैंडल विद केयर। मैं क्या देख रहा, मैं देख रहा भाजपा का कमल खिल रहा है। महाराष्ट्र में भी अपने दम पर हम लोग जब भी चुनाव होंगे वहां सरकार बनाएंगे। हालांकि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पूरी जल्दबाजी में दिखी। दोपहर होते होते खबर आई कि एकनाथ शिंदे को मनाने मिलिंद नार्वेकर और सांसद राजन विचारे भेजे गए हैं। तब तक बीजेपी विधायक संजय कुटे सूरत के ली मेरिडियन होटल पहुंच भी गए। इधर मुंबई में शिंदे समर्थक मंत्री दादा भूसे के साथ संजय राठौर और संजय बांगड़ को लेकर सचिन अहीर उद्धव के घर पहुंचे। इन तमाम हलचल के बीच महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा का मिड एयर हनुमान चालीसा पाठ भी चर्चा में रहा। कुछ तो उनका अंदर का मामला है और कुछ आपका हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, उसका कितना? मैंने तो अभी भी फ्लाइट में बैठकर
11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है। जो संकट मेरे महाराष्ट्र पे, वो मैं पहले दिन से कह रही हूँ, वो दूर होना चाहिए। संकट मोचन ही बचाएंगे हमारे महाराष्ट्र। वैसे शरद पवार से लेकर कांग्रेस के नेताओं तक का यही दावा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे की ओर से आ रहे ट्वीट इस गेम में ट्विस्ट लाते जा रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे का रुख देखकर लगता है कि वो किसी भी सूरत में बाला साहेब की विचारधारा से समझौता करने को तैयार नहीं है। हालांकि खबर है कि शिंदे सीएम बनने की चाहत रखते हैं, लेकिन शरद पवार से जब सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्हें ऐसी खबर अभी तक नहीं मिली है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज, सूरत से गोपी घांगर और कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। ये तो बड़ी राजनीतिक हलचल आपने देख ली जो लगातार महाराष्ट्र में जारी है, लेकिन आज दिन भर के घटनाक्रम में सबसे बड़ा आधिकारिक बयान शरद पवार की ओर से आया है। उनके बयान की 5 बड़ी बातें जल्दी से आपको समझा देती हूं। शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है और 2.5 साल में ये तीसरी कोशिश है। एकनाथ शिंदे का मुद्दा शिवसेना का अंदरूनी मुद्दा है। शिवसेना को ही तय करना होगा कि आगे क्या करना है। उद्धव के नेतृत्व की तारीफ की है। शिवसेना बदलाव भी करेगी तो कह रहे हैं एनसीपी चीफ कि हम इसके लिए तैयार हैं। और वहीं चुनावों में क्रॉस वोटिंग पर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई क्रॉस वोटिंग बड़ी बात नहीं, ये तो होती रहती है, सरकार भी चलती रहती है। शिवसेना का सीएम, एनसीपी का डिप्टी सीएम और मंत्री कांग्रेस के हमारा शिवसेना के साथ यही समझौता है। 2 टूक ये बातें कहते हुए नजर आए हैं आज शरद पवार। ये शरद पवार के बयान की 5 बड़ी बातें हो गई, लेकिन इन बयानों का क्या मतलब और क्या सियासी संकेत है, इस पर चर्चा करें। उसके पहले शिवसेना की ओर से संजय राउत ने कथित ऑपरेशन लोटस को लेकर आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया है उनकी ओर से, आप भी सुनिए। किस तरीके की शिवसेना की रणनीति अब इसके बाद रहने वाली है? 26 विधायकों का दावा है उनके पास। देखिए 26 नहीं है उनके साथ, मुझे लगता है 17 या 18 लोग हो सकते हैं। इसमें से 8 या 9 लोगों ने हमसे संपर्क किया है। जिस तरह से उनको वहाँ घेराबंदी में रखा है गुजरात पुलिस, सेंट्रल पुलिस, यही मध्य प्रदेश में हुआ था, यही और भी 1-2 जगह पे हुआ है, चलता है। अगर उसको कोई ऑपरेशन लोटस के नाम से कोई अंजाम देना चाहता है तो हम स्वागत करते हैं, करके दिखाइए। अभी एक विधायक को वहाँ जो उनके कब्जे में है, वो उसने कल रात को भागने की कोशिश की थी वहाँ से। देखिए विधायकों की मानसिकता देखिए, वो वहाँ से भाग रहा था वापस आने के लिए, और भी 4 विधायक उनके साथ थे। गुजरात पुलिस ने जाकर उनको पकड़कर वापस वहाँ बंद कर दिया। क्या यही ऑपरेशन लोटस है? यही डेमोक्रेसी है? गुजरात की भूमि से अगर लोकतंत्र की इस प्रकार से हत्या होती रही तो ये देश में क्या बचेगा? दूसरी बात ऐसी है, अभी एकनाथ शिंदे जी को हमने विधायक दल का जो नेतृत्व है उसे निकालकर अजय चौधरी को दी। ये शुरुआत। कितने लोग मौजूद थे इस मीटिंग में? आज आपकी मीटिंग में कितने विधायक थे? जो जानकारी है उसके मुताबिक 17 से 18 से ज्यादा लोग नहीं, 33 लोग थे। विधान परिषद के भी लोग थे? 33 लोग थे और भी 7-8 लोग आसपास हमारे। लेकिन आज हमारे एक विधायक को सीबीआई का नोटिस दिया है, सुहास कांदे, वो मुंबई में बैठा है, और 4-5 लोगों ने संपर्क किया है, वो भी मुंबई में आने के लिए आप बैठे हैं। आज शाम तक बहुत से लोग जमा हो गए। अगर मुंबई पुलिस को सूरत में जाने का मौका मिला तो लगभग जो आंकड़ा बोल रहे हैं उसमें से सभी विधायक लगभग वापस आ जाएंगे। उनका हमारे पास संदेश है कि हमको वापस यहाँ से छुड़ाइए, हमारी जान खतरे में है। ठीक है, उनकी जान खतरे में है, उसका मतलब इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। संजय राउत को आप सुन रहे थे। लोकतंत्र इस देश का खतरे में है, हमारे विधायकों को गलत तरीके से रखा गया है, वहां पर अगर मुंबई पुलिस चली जाती है तो फिर हमारे तमाम विधायकों की वापसी हो जाएगी। तमाम तरह की बातें कहते हुए लेकिन बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए राज्यसभा के सांसद संजय राउत शिवसेना की ओर से नजर आए। इसी मुद्दे को लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। महाविकास की गाड़ी क्या रुक जाएगी या चलती रहेगी? संगीत रागी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस के जानकार भी हैं,
रवि श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। दीपक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी राजनीतिक मेहमान हैं हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। कांग्रेस पार्टी का पक्ष भी रखेंगे आप। नरेंद्र वर्मा हमारे साथ स्पोक्स पर्सन एनसीपी के इस वक्त जुड़ चुके हैं और बहुत सारे राजनीतिक मेहमान फिलहाल खुलकर इस पूरे मामले में बोलने के लिए आज तैयार नहीं है। इसी वजह से पॉलिटिकल एनालिस्ट के जरिए दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ चल रहा है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन संगीत रागी जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, महाविकास की गाड़ी को रोकने की कोशिश बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है, लेकिन ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं हो पाएगा, ये कह रहे हैं संजय राउत। दो टूक, क्या होगा इस पर जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, एकनाथ शिंदे जो हैं वो उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी माने जाते हैं और एकनाथ शिंदे यदि 26 विधायकों को लेकर के यदि किसी दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं तो उसका दोषारोपण जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर नहीं किया जाना चाहिए और नहीं होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आपके लोग जो हैं, आपकी अपनी पार्टी के लोग आपको छोड़ करके चले जा रहे हैं। अभी नहीं होता है ऑपरेशन लोटस। जब आपकी गुजरात में उनके विधायकों को बंदी बना लिया है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो आप लोगों पर। देखिए वो जब आपके विधायक आपसे छिटक करके निकल जाते हैं तो इस प्रकार के आरोप बड़े सामान्य तौर पर पार्टियां लगाती हैं। मुझे उसके बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो बंदी बना करके रखे गए हैं या स्वयं वो रहना पसंद कर रहे हैं। हमने देखा था कर्नाटक के अंदर, हमने राजस्थान के विधायकों को भी देखा था, वो अपने आप चले गए थे या कोई ले करके गया था। ऐसा सचिन पायलट के साथ भी बोला गया था कि उनको बंदी बना करके रखा गया है और उसकी हकीकत हम सब जानते हैं। सवाल ये है कि क्या जो सवाल एकनाथ शिंदे ने उठाया है उसमें गंभीरता है या नहीं है। शिवसेना का जो चरित्र है राजनीतिक चरित्र है और राजनीतिक जो उसकी विशिष्टता थी वो हिंदुत्व को लेकर थी और उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की सारी विरासत को बेच दिया। उद्धव ठाकरे ने वो उन सारी चीजों को, उन सबसे समझौता किया, उन सारी न सिर्फ उन ताकतों के साथ समझौता किया बट उन विचारों के साथ भी समझौता किया जिसके लिए हर शिव सैनिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। एकनाथ शिंदे को 2.5 सालों के बाद याद आ रही है हिंदुत्व की। उनको ये अचानक से हिंदुत्व का ज्वार भीतर से कहां फूट पड़ा कि विधायकों को लेकर गुजरात चले गए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। कई बार कसमकस मैं तो ऐसे दर्जनों विधायकों को जानता हूं जो जिनसे मैं स्वयं बात करता हूं। ठीक है। और जब भी बात मैंने उनसे किया है हिंदुत्व के मामले पे तो वो लगभग उद्धव ठाकरे को कोसते हुए उद्धव ठाकरे को वो वही समझते हैं जैसे कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी है। ठीक है। जिस प्रकार से वो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह साबित हुए, उद्धव ठाकरे अपने खानदान के अंतिम वारिस माने जाएंगे। रवि श्रीवास्तव जी, राजनीति इस बारे में आप जवाब दीजिए। हिंदुत्व के मुद्दे पर क्या आपको लग रहा है कि सरकार की गाड़ी अब आगे नहीं बढ़ेगी? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने तो दो टूक कह दिया है कि सत्ता की कुर्सी के लिए हिंदुत्व के मुद्दे को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सरकार रहेगी, बचा लेंगे आप लोग, या लग रहा है कि? बिल्कुल रहेगी और सरकार मजबूती से अपने 5 साल पूरे करेगी। 2.5 साल पहले जिस तरह की बेइज्जती देवेंद्र फडणवीस को झेलनी पड़ी थी सुबह 5:30 बजे मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद, क्योंकि गवर्नर साहब जो हैं वो उनके पार्टी के ही पुराने समर्थक रहे हैं, वो तड़प जो है वो देवेंद्र फडणवीस की अभी तक गई नहीं है। और 2 अटेम्प्ट पहले हुए, ये तीसरा अटेम्प्ट है। मी पुनः ये फडणवीस का जो डायलॉग था जाते जाते वो उनको जीने नहीं देता, तो ये कोशिश बराबर चलती रहती है। विधायक आपके महाराष्ट्र छोड़कर जाकर गुजरात बैठ जाएं, आरोप आप लोग बीजेपी वालों पर लगा लें। अरे विधायकों के भीतर तो एक कमिटमेंट होना चाहिए ना अपनी पार्टी को लेकर। ये कैसे विधायक छटक के कभी इधर छटक के कभी उधर चले जाते हैं और कहते हैं सत्ता का लालच नहीं है, हिंदुत्व का मुद्दा है। सरकार को संकट में तो आपके विधायकों ने डाला है ना, इसमें बीजेपी को दोषारोपण क्यों कर रहे हैं? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। कमिटमेंट तो मध्य प्रदेश में भी थी, कमिटमेंट कर्नाटक में भी थी, कमिटमेंट राजस्थान में भी थी। जो ये भाजपा की मनी बैग पॉलिटिक्स है, कमल का फूल खिलाने की हर जगह पैसे दे करके एमएलए खरीदने वाली, वो तो
खत्म नहीं होगी, वो तो तेरे चैन नहीं आएगा, क्योंकि 4 महानगर है देश के अंदर, चारों के अंदर भाजपा नहीं है। तो ये तकलीफ जो है वो जीने नहीं देती है। एक और बता दूं कि जो बेलापुर का एमएलए है नितिन देशमुख, उसकी पत्नी ने मेरे पति गुमशुदा है करके थाने में रिपोर्ट लिखवाई है, FIR लिखवाई है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? अगर एक विधायक ही गुमशुदा हो जाए महाराष्ट्र के, और बाकी लोग भी हंसेंगे। 9 विधायकों के खिलाफ इस तरह का मामला है, एक विधायक ने, एक विधायक की तो पत्नी ने लिखा दिया, 9 विधायक गुमशुदा हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? सरकार के 9 विधायक गुमशुदा हैं। क्या सरकार को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है? और वो विधायक कहाँ है? फोन बंद करके रखा हुआ है, नॉट रीचेबल, आपकी पहुंच ही नहीं हो पा रही है अपने विधायकों तक। मैं सवाल के साथ आऊंगी, लेकिन इस वक्त शिवसेना भवन के बाहर काफी ज्यादा गहमागहमी शुरू हो चुकी है। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि शक्ति प्रदर्शन का दिन भी है, ताकत दिखाने की कोशिश, एकनाथ शिंदे जो करीबी है उद्धव ठाकरे के, उन्होंने ही उनकी कुर्सी को संकट में डाल दिया है। अभी किस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं? जो समर्थक पहुंचे हुए उनसे बातचीत कीजिए मुस्तफा। बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं बात सही है। इस वक्त हम सेना भवन के बाहर है, यहाँ पर शिव सैनिक जो खड़े हैं उनसे बात करेंगे। आप लोगों से जानना चाहेंगे आज क्या माहौल है। सरकार में है, लेकिन एकनाथ शिंदे जो कि सेना के काफी करीबी थे, अब वो विधायकों को लेकर अलग हो गए, सरकार खतरे में, ऐसा कहा जाए। प्रश्नच नाही कळला मला, मेरे को सवाल ही नहीं समझ। उद्धव सरकार खतरे में ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं होएगा, आम्ही सरकार खतरे में हे विचार करत नाही, पण जे शिवसेनेमध्ये जे फुटतील त्यांनी स्वतःचा ह्याच्या पुढे स्वतःचा जीवोष जप्त करून दाखवावं। त्यांचे प्रत्येक जण ठाणा असू दे, जे कुठून जातील, जरा उनसे बोलिए कि हिंदी में बातचीत करें, और इतनी बड़ी तादाद में समर्थक क्यों जमा है, इस बारे में भी पूछें आप। प्रेम दिलंय, काय आणखी पाहिजे होतं? अरे ज्याची अवकाश नव्हती त्यांना एवढा मोठा शिवसेना करून ठेवलाय, मुस्तफा आणखी काय त्यांना पाहिजे होतं? आणि तुम्ही आज उद्धव साहेबांना असेही त्रास देता तुम्ही। अगर हिंदी में आप बातचीत कर पाए मुस्तफा शेख, उन लोगों से हिंदी में बातचीत कर पाए और उनसे पूछे कि बड़ी तादाद में इकट्ठा क्यों हुए हैं वहाँ पर। पक्ष ने सब कुछ दिया, उस पक्ष को छोड़ के जाने की नौबत क्यों आई, पक्ष को छोड़ना क्यों पड़ा, और क्या चाहिए था एकनाथ शिंदे के लिए ये चीज? नाम के ऊपर पिक्चर निकाल के खुद का प्रमोशन करके ऐसे पक्ष को वेटिस धरने वाले एकमेव नेता एकनाथ शिंदे है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। पहले से लेके आज तक इतना शिवसेना ने उनको बड़ा किया है, वो शिवसेना के साथ गद्दारी करते हैं, तो ये सारा जो शिव सैनिक जमा है वो बाला साहब का शिव सैनिक है। एक न एक दिन उनको उनकी जगह दिखाने के रहेंगे, ऐसा शिव सैनिक है। कट्टर बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहेत, त्याच्यामुळे तुम्हाला गद्दारांना शिवसेनेमध्ये कुठेही जागा नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजांची, बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना आहे, त्याच्यामुळे इथे गद्दारांना कुठेही जागा नाही। मी एक बोलू इच्छितो त्यांनी मान्य धर्मवीरांचा जो आता चित्रपट काढला, त्यांच्या डोक्यात हाच फोकस होता, त्यामुळे हा पिक्चर काढला। आणि इतिहास बघून बघा, मानव मागचा पण येणारा पुढला। मुस्तफा, अगर लोगों से आप बातचीत कर पाए हिंदी में, अगर मेरी आवाज आपको मिल पा रही हो, मैं चाहूंगी कि जिससे भी बातचीत कीजिए वो अगर हिंदी में बातचीत कर पाए, हमारे दर्शक समझ पाए। जी बिल्कुल, वही कहने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि धर्मवीर पिक्चर जो है वो निकाली गई थी, वो आनंद दिघे के ऊपर पिक्चर थी, जिसमें एकनाथ शिंदे का रोल था, जो आनंद दिघे के राइट हैंड माने जाते थे। उसके बाद उस चीज की ब्रांडिंग करके एकनाथ शिंदे अलग हुए, ऐसा यहाँ पर जो शिव सैनिक मौजूद है उनका कहना है। और उनका ये भी कहना है कि शिवसेना से इतिहास में जितने भी लोग अलग हुए हैं, उन लोगों का आप कह सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ सत्ता में, ये एक दूसरी बात यहाँ पर रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो नाराजगी है वो दिखाई दे रही है एकनाथ शिंदे के खिलाफ, और जो उनके साथ एमएलए गए हुए हैं उनके साथ, उनके ऊपर जो है वो नाराजगी यहाँ पर पूरी तरह से झलक करके आ रही है। आप तुम्हारे साथ है। अभी सरकार को लेकर के आपको क्या लगता है कि सरकार खतरे में है? देखो, सरकार का बात अलग है। आज ये शिवसेना के ऊपर, शिवसेना पक्ष प्रमुख को वेटिस धरने वाले लोगों के बारे में हम लोग इधर जमा हुए। शिवसेना पक्ष को वेटिस धरने वाले को शिव सैनिक कभी माफ नहीं करते। इससे पहला भी इतिहास है, इसके आगे का भी इतिहास है। इसलिए किसी भी जो इधर गद्दार होता है, वो गद्दार की जगह उसको किसी भी हालत में मिलती है।
शिवसेना में गद्दारों को कहीं जगह नहीं है, ये शिवसेना का इतिहास है, ये आप लिख के रखो। ठीक है, वहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि शिवसेना में गद्दारों के लिए जगह नहीं है। एकनाथ शिंदे को गद्दार बताते हुए नजर आ रहे हैं। उनको फिलहाल उनके खिलाफ एक्शन भी हो गया है। मैं फौरन लौटूंगी, तस्वीरें आप दिखाते रहिए। एकनाथ शिंदे कौन है वो भी हम दिखा रहे हैं, जरा उनका ट्वीट दिखा देते हैं। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे जो अभी कल तक बेहद करीबी नेता उद्धव ठाकरे के माने जाते थे, राइट हैंड उनके, और अभी उनको लेकर स्थिति क्या हो गई है, फिलहाल उनका ट्वीट देखिए। हम बाला साहब के कट्टर शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। हम सत्ता के लिए बाला साहब के विचारों और धर्मवीर आनंद देघे साहब की शिक्षा से समझौता नहीं कर सकते। एकनाथ शिंदे की ओर से यह ट्वीट किया गया है। 59 साल के ये नेता, आपको बताते चले, जिनका कई इलाकों में काफी ज्यादा प्रभाव माना जाता है। 2019 में एक बार तो स्थिति ऐसी आ गई थी कि एकनाथ शिंदे क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसको लेकर भी शिवसेना की तैयारी पूरी थी। हालांकि बाद में जब गठबंधन की सरकार बनी तो उद्धव ठाकरे ने अपने हाथों में ये कमान ले ली। वो एकनाथ शिंदे नाराज हैं, वो गुजरात में बैठे हुए हैं। गुजरात में आरोप ये लग रहा है कि दरअसल बीजेपी इसके पीछे ऑपरेशन लोटस चलाकर सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। ये आरोप लगातार शिवसेना की ओर से लगाए जा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त जो शिव सैनिक हैं वो भी इकट्ठे हो गए हैं और एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा जा रहा है। इस वक्त एकनाथ शिंदे का अगला मूव क्या होगा, इसी के साथ ये बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है। अपने दोनों मेहमान के पास उसके पहले वो ग्राफिक्स जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से मुश्किलों में इस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार नजर आ रही है। हालांकि संजय राउत इस बारे में बार बार दावा कर रहे हैं कि हमारी बातचीत हो चुकी है और तमाम वो विधायक हैं उनको वापस लाने की कोशिश और कवायद लगातार जारी है। बीजेपी के ऊपर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाते हुए ये कह रहे हैं कि बीजेपी बेचैन है, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। एक बार वो ग्राफिक्स हम दिखा देते हैं कि कैसे 144 विधायक चाहिए सरकार को बचाने के लिए, और इस वक्त दोनों ही तरफ से, चाहे वो बीजेपी गठबंधन हो या फिर इधर दूसरी तरफ शिवसेना महाविकास अघाड़ी गठबंधन हो, उनकी कोशिश ये है कि सरकार को कैसे बचाया जाए। 26 विधायकों की समर्थन की बात कही जा रही है, लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि 17 से 18 विधायक ही उनके साथ मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो तमाम विधायक घर वापसी करेंगे और इसी के साथ मजबूती से हम पूरे 5 सालों तक अपनी सरकार चलाएंगे। वो ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं जल्दी से, लेकिन उसके पहले शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इन सब के बीच शिंदे शीर्षासन कराते हुए क्या सरकार को दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनकी ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें वो लिख रहे हैं कि हम बाला साहब के सच्चे शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हिंदुत्व सिखाया है, हम सत्ता के लिए कभी भी धोखा नहीं देंगे। इस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच ये देखिए, कुल 287 सीटें हैं, वैसे तो 288 हैं, लेकिन एक विधायक के निधन के बाद 287 बहुमत के लिए चाहिए। 144 का आंकड़ा एनसीपी के पास है 54, शिवसेना के पास है 55, 26 विधायक उधर हैं। इस तरह से बचे कुल 29, कांग्रेस के पास है 44। इस तरह से अल्पमत में हो जाएगी सरकार अगर इन 26 विधायकों ने अपना बगावती रुख एकनाथ शिंदे के साथ ही जारी रखा तो। अब इन 26 विधायकों का क्या होगा? दल बदल कानून हालांकि इनके ऊपर लागू होता है तो इस हिसाब से इनकी सदस्यता चली जाएगी। ये एक लंबा प्रोसेस होगा। बीजेपी क्या सरकार बना लेगी, इसमें भी अभी दूर की कौड़ी है। इसी वजह से शायद बीजेपी के नेता, कहा जाता है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। 2019 में बीजेपी के लिए जो स्थिति बनी थी, इसीलिए बीजेपी के नेता बेहद सधा हुआ बयान दे रहे हैं या फिर इस पूरे मामले में कुछ भी खुलकर कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जब महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है जो आम पक जाता है वो तो खुद ब खुद टूट जाता है, लेकिन यहाँ का आम अभी थोड़ा कच्चा दिखाई दे रहा है। अब मैं सीधे रुक कर लेती हूँ। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एनसीपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेंद्र वर्मा जी। नरेंद्र वर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, अभी तो शिवसेना अपनी ताकत दिखाने के लिए शिवसेना भवन के सामने जा चुके हैं, लेकिन संकट में लग रही है आप लोगों की सरकार। कैसे बुलाएंगे विधायकों को, क्या करेंगे आगे, क्या है आप लोगों की स्ट्रैटेजी, वो भी तब जब अब खुद एनसीपी चीफ शरद पवार मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं? चित्रा जी, आप देखिए, जब से महाविकास आघाड़ी की ये सरकार अस्तित्व में आई है 2.5 साल पहले, तब से बीजेपी के लोगों की ये समय समय पर कोशिश रही है और एक ऐसा संदेश वो समय समय पर देते आए हैं कि ये सरकार अब गिरेगी, ये सरकार अब गिरेगी। ऐसा होते होते 2.5 साल उद्धव जी के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी में कोरोना के काल में बुरे वक्त में इस सरकार को अच्छी तरह से चलाया। अब 2 चुनाव हुए हैं पिछले 20 दिनों में। हाँ। पहला चुनाव हुआ है 10 तारीख को, द्विवार्षिक राज्यसभा का चुनाव, और कल संपन्न हुआ द्विवार्षिक
विधान परिषद का चुनाव। ठीक है, अभी यहां पर आप देखिए कि इनका 5वां उम्मीदवार कल जीत कर आता है और उसको 20 से 21 मत यानी कि वोट्स उनको ज्यादा मिलते हैं। आप देखिए जीते हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं, हमने हार कबूल की है, हम आत्म परीक्षण कर रहे हैं, हम भी, कांग्रेस भी कर रही है, शिवसेना भी कर रही है, लेकिन ये इतने मत उनके पास आए कैसे? क्रॉस वोटिंग तो आपके विधायक कर रहे हैं, बीजेपी तो कोशिश करेगी ही। और आज तो शरद पवार साहब ने भी कहा कि क्रॉस वोटिंग तो हम भी कराते रहे हैं, तो ये कोई नई बात तो है नहीं। जो उनकी केंद्र की जांच एजेंसियां हैं, किनको किनको फोन करना, उन्हें डराना। बोलिए बोलिए, आप कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां डराने का काम कर रही हैं और आपके विधायक डर के फिर गुजरात चले जा रहे हैं। नरेंद्र वर्मा जी आवाज मिल रही है, ऐसा लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दीपक झा जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, जी जी अपनी बात पूरी करें, अपनी बात पूरी करें आप। आपकी आवाज आ रही है? हाँ बोले बोले। तो डर की वजह से केंद्रीय एजेंसियां विधायकों को परेशान कर रही हैं, तो विधायक डर गए और एक मुश्त होकर गुजरात चले गए। नहीं, वो देखिए, ये चिंता का विषय है चित्रा जी, ये महाविकास आघाड़ी के लिए चिंता का विषय है। आदरणीय पवार साहब दिल्ली से शाम को मुंबई पहुंच रहे हैं। आज राष्ट्रपति के चुनाव को उम्मीदवार को लेकर उन्होंने सर्वपक्षीय बैठक बुलाई थी बीजेपी को छोड़कर, और अब वो यहां आकर इसकी समीक्षा होगी। इस पे हमारे पक्ष श्रेष्ठियों की नजर हमने बनाए रखा है। एकनाथ शिंदे जी ने जो न्यूज आ रही है, ये चिंता का विषय है, हम ये मानते हैं। कल हमारी जो हार हुई है वो भी चिंता का विषय है। राज्यसभा में हमारा उम्मीदवार जो 6ठा उम्मीदवार हारा है, वो भी चिंता का विषय है। शिवसेना के कई ऐसे विधायक हैं जो हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने आप को एनसीपी और कांग्रेस के साथ खड़े होना नहीं देखना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे भी वही ट्वीट कर रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चित्रा जी सुनिए, नहीं चित्रा जी, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा, जब बाड़ा साहब, आदरणीय बाड़ा साहब जीवंत थे, जब वो जिंदा थे, उस वक्त बाड़ा साहब जब विधानसभा शिवसेना नहीं लड़ती थी, तब भी बाड़ा साहब कांग्रेस के साथ, एनसीपी जन्मी नहीं थी, कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी थी और बाड़ा साहब ने हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट किया है जब वो विधानसभा नहीं लड़ती थी। तो ऐसी बात नहीं है कि शिवसेना ने कभी भी, यानी कि हिंदुत्व को, पहले तो वो मराठी का उनका विषय रहा था, फिर हिंदुत्व लिया। डिप्टी सीएम मांगेंगे तो क्या करेंगे, दे देंगे एकनाथ शिंदे? मैं आपको कह रहा हूं, बाड़ा साहब, आप इतिहास नहीं, एकनाथ शिंदे से बात चल रही है, उनको बुलाया, उनको मनाया जा रहा है। नाराजगी होती है, किस घर में नाराजगी नहीं होती, किस पार्टी में नाराजगी नहीं होती? क्या बीजेपी में नाराजगी नहीं है? बीजेपी ने उत्तराखंड में चुनाव से पहले कितने मुख्यमंत्री बदले? आप बता, कर्नाटका में कितने मुख्यमंत्री तो बदले? आपका है ना, फिर अजित पवार की कुर्सी चली जाएगी, या फिर चाह रहे हैं आप कि उसमें बंटवारा हो जाए? नरेंद्र वर्मा जी, अगर वो एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम चाहेंगे तो फिर एनसीपी कहां पर रहेगी? संगीत रागी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। संगीत रागी जी, देखिए, ये वो कह रहे हैं मना लिया जाएगा सबको, बीजेपी को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है जो रौनक आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। पक्ष आघाड़ी के बैठ के हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो बैठ के तय करेगी। ठीक है, संगीत रागी जी। चित्रा जी, मैं कोई राजनीतिक प्राणी नहीं हूं किसी पार्टी से, लेकिन मैं एक विश्लेषण जरूर करना चाहूंगा। देखिए, शिवसेना और बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनमें दोनों में बड़ा अंतर है। जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो उनके लिए वैचारिक अधिष्ठान महत्वपूर्ण नहीं था, उनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण था। और शिव सैनिक में आप देखेंगे कि शिव सैनिक की हिंदुत्व के विचारों से प्रेरणा लेकर के सर्वस्व निछावर करने की जो मनोकामना है, वो शिव सैनिक के अधिष्ठान थे। वो कोई किसी एक बाला साहब ठाकरे के प्रति उनका सर्वस्व समर्पण था, लेकिन किसी खानदान के प्रति समर्पण हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो हिंदुत्व के प्रति उनका समर्पण था। और बाला साहब के जो सुपुत्र हैं या प्रपौत्र हैं, उनमें वो चीजें है ही नहीं। मैं वही कह रहा हूं कि जो कुछ आप सोचिए कि कोई बाला साहब ठाकरे होते और काशी के ज्ञानवापी मस्जिद पर जिस प्रकार की टिप्पणी शिवसेना के तरफ से आई है,
वो सारे हिंदुत्व के सारे मानने वाले को, हिंदुत्व के विचारधारा वाले को मानने वाले के लिए वो शर्म की घड़ी होगी। ठीक है, लेकिन अब शिंदे साहब से पलटकर पूछना चाहिए ना, ये जो हिंदुत्व की विचारधारा आपकी आज इतने सालों बाद जागृत क्यों हुई है? 2.5 साल पहले जब मंत्री पद ले रहे थे तो क्या उस समय हिंदुत्व आपको याद नहीं आया, जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने के लिए जा रही थी? वर्मा जी, मैं सही करती हूँ, नरेंद्र वर्मा जी की आवाज ठीक कीजिए आप। मैं सीधे दीपक झा जी आपके पास आते हुए, दीपक झा जी, मुश्किलों में तो डाल दिया है ना, मतलब एक तरह से शीर्षासन करा दिया है सत्ता का एकनाथ शिंदे ने, मुश्किलों में तो डाल दिया है आप लोगों को, और आगे मुश्किल तो बनी हुई है कि सरकार रहेगी, बचाएंगे कैसे? चित्रा जी, मैं आ रही हूं आपके पास, जल्दी से दुरुस्त कीजिए और तब तक उनकी आवाज डाउन कीजिए नरेंद्र वर्मा जी की। दीपक झा आवाज दी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त ये है, उद्धव ठाकरे ने शाम 7 बजे बुलाई है सांसदों की बैठक। अपने सांसदों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं उद्धव ठाकरे। जिस तरह की मुश्किल भरी परिस्थिति इस वक्त पैदा हो गई है शिवसेना के सामने, अपने ही नेता ने जब बगावत करती हो तो यकीनन फिर कुर्सी बचाने में पूरी ताकत लगानी पड़ती है। यही कारण है कि शाम 6:30 बजे एक तरफ जहां डिप्टी सीएम से मुलाकात करेंगे, एनसीपी का राय जानने की कोशिश करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले सूरत में शिंदे से बात कर रहे हैं नार्वेकर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन 7 बजे उद्धव ठाकरे, जिनकी कुर्सी फिलहाल खतरे में लग रही है, हालांकि शिवसेना संजय राउत इससे इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने 7 बजे बुलाई है सांसदों की बैठक। आगे की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। कुर्सी रहेगी या फिर चली जाएगी, आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कमलेश सुतार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलेश, आसपास की तस्वीरें दिखाइए, 7 बजे मुलाकात का क्या होगा एजेंडा? क्या शिंदे मान नहीं रहे हैं? संजय राउत तो दावा कर रहे थे सरकार बचेगी, ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं होगा, लेकिन इन सब के बीच 7 बजे की ये बड़ी बैठक क्या कहती है? कमलेश, आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? अपने संवाददाता जी, आप कमलेश, 7 बजे की बैठक का एजेंडा विस्तार से बताएं। देखिए, उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी के सभी सांसदों की अहम बैठक बुलाई है। सभी सांसद इसमें मौजूद रहेंगे। अब इस बैठक का अहम एक एंगल ये भी है कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, ये खुद सांसद है कल्याण डोंबिवली संसदीय क्षेत्र से। जाहिर है उनका यहाँ पर आना नहीं होगा, इस बैठक में नहीं आएंगे, अपने पिताजी के साथ में सूरत में ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन बाकी सभी सांसद एक साथ में रहे, इनसे बैठक की जाएगी। साथ ही साथ उसी वक्त अजीत पवार भी पहुंचेंगे उद्धव ठाकरे से मिलने। सरकार को अगर बचाना है, क्योंकि महज संकट सिर्फ शिवसेना तक सीमित नहीं है, संकट अब सरकार पर भी है। सरकार के आंकड़े किस तरह से बचाने हैं? शिवसेना अगर टूटती है, एकनाथ शिंदे के खेमे का यह दावा है कि उनके पास 36 विधायक से ज्यादा आंकड़े जुट सकते हैं। 36 का आंकड़ा मतलब 2/3 एमएलए उनके साथ में होंगे, 2/3 विधायक उनके साथ में होंगे, जिसकी वजह से उन्हें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हो सकता और एक अपना अलग ग्रुप वो महाराष्ट्र की विधानसभा में लेकर बैठ सकते हैं। ये शिवसेना के लिए काफी यहाँ पर चिंता की बात होगी और इसी पर चर्चा होगी इस बैठक में। आगे की रणनीति क्या होगी, बड़े नेताओं को क्या करना है। साथ ही साथ दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने चर्चा के दरवाजे भी खुले रखे। उद्धव ठाकरे के 2 दूत पहुंच चुके हैं सूरत। साथ ही साथ इनके 3 दूतों के साथ में आज वर्षा पर चर्चा हुई। दोनों तरफ से बातचीत के दरवाजे खुले रखे गए। एकनाथ शिंदे क्या मानेंगे, उद्धव ठाकरे पीछे हटेंगे। उद्धव ठाकरे तो इस वक्त ऐसे किसी मूड में नहीं है कि वो 2 कदम पीछे हटे, ना ही एकनाथ शिंदे इस मूड में है। अगर दोनों पार्टियां इस वक्त, दोनों खेमे इस वक्त अपने पंजे निकालकर सामने खड़ी है तो पता नहीं इसमें कौन पीछे हटेगा। लेकिन रणनीति जो है तय होगी। अजीत पवार यहाँ पर आएंगे। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि शरद पवार भी खुद यहाँ पर आएंगे, सुप्रिया सुले आएंगी। कुल मिलाकर सरकार को बचाने की कवायद तो बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के खेमे में एक अलग से खामोशी और चुप्पी है। तो पुरानी गलतियों से सीख लिया गया है या अंदर ही अंदर कोई बड़ी रणनीति बन रही है? किस तरह की जानकारी इस बाबत देंगे आप कमलेश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वो फिलहाल वेट एंड वॉच में, हालांकि ये वेट एंड वॉच तो क्या कहते हैं ऑन द कैमरा बताने की बात है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के सबसे करीबी माने जाने वाले डॉक्टर संजय कूटे जो विधायक है, मंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में, वो सूरत पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर एकनाथ शिंदे का पूरा बागियों का कैंप लगा हुआ उस होटल में पहुंच चुका है।
तो बैकडोर से उनको भी रीच आउट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ये भी खबर आ रही है कि तुरंत सरकार गिराने में भारतीय जनता पार्टी कोई एक्टिव रोल नहीं करेगी। अगर एकनाथ शिंदे का कैंप रिजाइन करता है, उनके पास वाकई में आंकड़े, क्योंकि ये खेल एक बार खेला जा चुका है महाराष्ट्र में 2019 में, जब अजित पवार के साथ में सरकार बनाने की कोशिश की गई थी तो अजित पवार के पास नंबर नहीं थे, वो जो एक्सपेरिमेंट था 80 घंटों में फेल हो गया था। ऐसा कुछ रिस्क इस बार नहीं लेना है। जब तक आंकड़े एकनाथ शिंदे के पास ना हो, 2/3 आंकड़े उनके साथ ना हो, और जब तक वो या तो इस्तीफा नहीं देते या फिर अपने सरकार का समर्थन वापस नहीं लेते, 36 का आंकड़ा जुटाकर, 2/3 आंकड़ा जुटाकर, तब तक बीजेपी पिक्चर में नहीं आएगी। तब तक महाराष्ट्र की बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस का खेमा पूरे पिक्चर में नहीं आएगा। एकनाथ शिंदे पिक्चर में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र के हर मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस फौरन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनका वीडियो सामने आ जाता है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अंदर अंदर रणनीति बनाई जा रही है और पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए इस बार अपने कदम फूंक फूंक कर बीजेपी आगे बढ़ाना चाहती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। अपने संवाददाता के पास आगे भी हम चलेंगे, कमलेश सुतार जानकारी दे रहे थे, लेकिन दीपक झा सीधे आपके पास आते हुए, कैसे बचेगी सरकार? अब आप लोगों की कोशिशें तो लगातार जारी हैं, लेकिन विधायक आने को नहीं तैयार। देखिए चित्रा जी, हालात बहुत स्पष्ट है। भाजपा ने क्या किया है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जो सरकार चल रही है भाजपा, अगर वहां पे अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग ना करे तो कोई विधायक इधर से उधर नहीं होंगे। आपने देखा है कि भाजपा किस तरह से गोवा से लेकर कर्नाटक, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान और पूरे पूर्वी भारतों में कई राज्यों की सरकारों को इन्होंने तहस नहस किया है। मैं आज इस बात को कहना चाहता हूँ, जैसे आदि काल में क्या होता था, जो राक्षस लोग होते थे उनको सिर्फ सत्ता चाहिए था, इंद्रासन, उसके लिए वो कुछ ना कुछ आतताई प्रवृत्तियां करती रहती थी। भगवान को फिर जन्म लेना पड़ता था कई कई रूपों में और आके उनका वध करते थे। तो आज मोदी सरकार का हालात ये हो गया है कि एन केन प्रकारेण, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान, चाहे गुजरात, चाहे महाराष्ट्र, इनको सत्ता चाहिए, सत्ता लोभी है, इनको जनता के लिए कोई पलट के फिर आपसे भी पूछा जाएगा ना कि 2019 में क्या चुनाव आपने शिवसेना के साथ मिलकर लड़ा था सरकार बनाने के लिए? ये सवाल तो पलटकर आप लोगों से भी पूछ लिया जाएगा। बिल्कुल, ये सवाल आप हमसे पूछिए। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए शिवसेना के साथ आप लोग हाथ मिला लेते हैं, जबकि उसी शिवसेना के खिलाफ लगातार आप लोगों ने जमकर चुनावों के दौरान बयानबाजियां की थी। ये तो सब पर लागू होता है, ये सब पे लागू होता है, बिल्कुल लागू होता है। लेकिन ये शिवसेना का डिसीजन था कि वो भाजपा को समर्थन नहीं देगी। ये पहली बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। भाजपा के साथ उनकी अनबन हुई तो वो स्वतंत्र हैं किसी भी दल के साथ जाने के लिए। उन्होंने पार्टी नहीं तोड़ा, भाजपा के विधायकों को खरीद फरोख्त नहीं किया। ये चरित्र भाजपा का है कि देश भक्ति के नाम पे, राष्ट्र भक्ति के नाम पे देशद्रोह करना, लोगों के साथ गद्दारी करना, जो भाजपा का समर्थन। शक्तियां इस वक्त संगीत रागी जी प्रभावी हो गई हैं, मायावी जाल फेंक रही हैं वो विधायकों पर, इस वजह से ऐसी स्थिति बन गई है, बोल रहे हैं दीपक झा। ऐसा है। संगीत रागी जी क्या बताएंगे? संगीत रागी जी खुद कहते हैं मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, मैं किसी पार्टी का वक्त नहीं रखता, और ये किसी के बेटे को कहते हैं कि ये पिता के जैसे नहीं है, एक कोई डीएनए का कोई साइंस होता है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर तो आप भी आए हैं दीपक झा जी, उनकी बात सुन लेते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं, ठीक है? नहीं चित्रा जी, मेरा एक सवाल है, संगीत रागी जी क्या कोई साइंटिस्ट है या डॉक्टर है? कहते हैं कि बाप की तरह बेटा नहीं है, बाला साहब की तरह उद्धव ठाकरे नहीं है। ये ऐसा कोई साइंस होता है क्या? कि कोई साइंस है क्या आपके पास संगीत रागी जी? मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि हर पिता ऐसे अपने पुत्र पर लज्जित होगा जो उसके वैचारिक गलत बोल रहे हैं, संगीत रागी गलत बोल रहे हैं। आपने कहा कि उनके कोई इनके अंदर, तो आप यहाँ पे बैठ के माफी मांगिए, देश को बरगलाइए मत, इस तरह की भाषणबाजी मत करिए। आप लोग इस तरह की बातें जनता के बीच में बोल देते हैं कि पिता के गुण नहीं है, उसके गुण नहीं है। आपके अंदर किसके गुण है? मोदी जी के अंदर किसके गुण है? सब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, आप इस बात को समझ लीजिए। अच्छा ठीक है, कौन कैसे जन्म लिया है उस पर नहीं जाते हुए अभी आ जाते हैं महाराष्ट्र की सियासत पर। सरकार रहेगी, चली जाएगी, क्या होगा, उसी पर बातचीत करते हैं। संगीत रागी जी जल्दी से अपनी बात कीजिए, उसके बाद दीपक झा जी मैं आऊंगी आपके पास। जी देखिए, मैं दीपक जी की बात पर टिप्पणी करने लायक भी नहीं समझता, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। शिवसेना से यदि 21 विधायक यह तय करते हैं कि हम अलग होते हैं, तो यह महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसके दो परिणाम हो सकते हैं। या तो शिवसेना का ये विद्रोह शिवसेना को वर्टिकली तोड़ देगा, दूसरा ये हो सकता है कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे जो हैं वो अलग ग्रुप बना लें, और अलग ग्रुप यदि वो 2/3 होते हैं तो वो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के वो सरकार बना सकते हैं। इसकी एक संभावना हो सकती है। दूसरी है, जब बार बार ये कहा जाता है कि भाई ये मायावी ताकतें हैं, फला है, अरे भाई उसमें आप फंस क्यों जाते हैं?
आप कांग्रेस के प्रवक्ता तो और कांग्रेस के बाद बोलने वाले लोगों से तो एक सवाल पूछा जाना चाहिए, अरे यार एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का तो तुम लोग चुनाव नहीं जीत रहे हो, और विध्वंसक ताकत कौन होती है? जो शाहीन बाग के साथ खड़े होते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी विध्वंसक ताकत है, राहुल गांधी विध्वंसक ताकत है, प्रियंका गांधी वाड्रा विध्वंसक ताकत है, वो शाहीन बाग के साथ खड़े होते हैं, वो बम फोड़ुओं के साथ खड़े होते हैं, तो मायावी और बम फोड़क लोगों के साथ तो वो खड़े होते हैं। सवाल ये है कि अगर शिवसेना का 21 विधायक निकल करके बाहर जा रहा है और ये कह रहा है, आपको क्या लगता है कि सूरत वो चले गए होंगे बिना उनकी सहमति के? ये क्यों नहीं कहा जा सकता है कि जिन विधायकों के लिए गुमशुदा की FIR की जा रही है? अरे आप लोग भी तो ऑपरेशन कमल की कहानी लेकर यदा कदा हर जगह चलते रहते ना, जरा दिखाइए वो ग्राफिक्स भी। उसके बाद नरेंद्र वर्मा जी, दरअसल ये जो डर बना हुआ है इस वक्त, उसके पीछे तो बीजेपी है ही ना, इस बात से कैसे इनकार करेंगे? कई राज्यों में जहां पर आप लोगों की ताकत नहीं थी, उसके बावजूद आपकी सरकार बन जाती है, तो विरोधी दल डरेंगे ही। अब देखिए मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार के साथ क्या किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ लेते हैं, फिर पूरी की पूरी सरकार वहां पर पलट जाती है। अरुणाचल हो, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, कई ऐसी जगह हैं जहां पर आप लोगों ने सरकार पूरी तरह से बदल दी। वो राहुल गांधी के निकम्मेपन को और कोसते हुए वो छोड़ करके आए। हाँ, वो राहुल गांधी को निकम्मा बोल करके बाहर आए। हाँ, कांग्रेस पार्टी को निकम्मा बोल करके वो बाहर आए। दीपक झा जी, ऐसा थोड़ी किया। ताकत तो आप लोगों के भीतर होनी चाहिए ना, कि अपने विधायकों को रोक सकें किसी भी मुद्दे पर, चाहे नेतृत्व के मुद्दे पर, चाहे विचारधारा के मुद्दे पर, चाहे बीजेपी को हराने के मुद्दे पर। अगर आपके भीतर वो ताकत नहीं है तो बीजेपी को दोष क्यों देना? दीपक झा जी, देखिए एक गलत बात है चित्रा जी, एक कह के कि आप अपने विधायकों को रोकिए। लोभ लालच अगर भाजपा दे रही है, हाँ। सिंधिया और उनके लोगों को आपने जिनको तोड़ा था, आपने सबको मंत्री पद से नवाज दिया। एक होता है रिश्वत लेना, एक होता है रिश्वत देना। लेने वाला दोषी होता है तो देने वाला भी तो यहाँ भी मध्य प्रदेश दोहराएगी बीजेपी। लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी मध्य प्रदेश दोहराने की कोशिश में है। देखिए भाजपा तो हर वक्त कोशिश में है, भाजपा पिछले 3 सालों में कोशिश में है। भाजपा ने कभी भी विपक्ष के तौर पे सरकार का सहयोग नहीं किया कि कोरोना के समय पे सरकार का कैसे सहयोग करे। भाजपा कोरोना के समय में भी चाहते थे कि सरकार को हम गिरा दे, भाजपा कोरोना के मध्य में भी। तो इस तरीके से भाजपा का एक ही पर्पज है कि सत्ता कैसे आएगी। नरेंद्र वर्मा जी, क्या बीजेपी का एक ही पर्पज है कि सत्ता में वो कैसे आएगी? लेकिन इसमें आपके विधायक साथ देने बीजेपी का क्यों चले जाते हैं? ये सवाल भी तो पलटकर पूछा जाएगा ना। अगर ये 25, 26, 27 विधायक बताए जा रहे हैं तो इनको भी तो गुजरात मिला था, जो बीजेपी का गढ़ है 3 दशक से, जहां पर किसी और का पत्ता नहीं हिलता है। तो आपके विधायकों ने भी तो उनका गढ़ ही चुना ना अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मेरे जो कलीग पैनलिस्ट ने कहा कि भाई बाला साहब का हिंदुत्व का जो नारा था वो लेके चले, लेकिन महाराष्ट्र में ये जो महाविकास आघाड़ी बनी है ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनी है, पहली बात, और बहुत अच्छी तरह से सरकार चल रही है। बीजेपी सत्ता के बाहर, क्योंकि उनके 106 विधायक है, सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो उनको हजम ही नहीं हो रहा है। वो किसी भी परिस्थिति में सत्ता में आना चाहते हैं और वो इस सरकार को, महाविकास आघाड़ी सरकार को समय समय पर डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। और मैं एक बता दूं चित्रा जी आपको, पैसे का इतना बड़ा खेल हुआ है, इतना बड़ा खेल कि मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। शिवसेना के विधायकों ने पैसा ले लिया बीजेपी से। अरुणाचल प्रदेश में तो पूरी की पूरी शिवसेना के विधायकों ने पैसा ले लिया है बीजेपी से, और पैसा लेकर जाकर अभी ये तो गुजरात में बैठ गए हैं। ये मंथन महाविकास आघाड़ी के मित्र पक्ष जो है, घटक दल है, ये आत्मचिंतन कर रहे हैं कि फिर वो कांग्रेस की बात हो, शिवसेना की बात हो, हर जगह इन्होंने प्रलोभन इतना बड़ा दिया है और उसके बाद केंद्र की जो जांच एजेंसियां का जो डर दिखाकर उन्होंने ये पिछले 7 सालों से आपको बाकी विधायकों पर नजर रखनी पड़ेगी है और पूरा हिंदुस्तान। नरेंद्र वर्मा जी, यहाँ पर दल बदल का कानून लागू होगा, इस वजह से इन लोगों को लेकर बहुत सहज स्थिति में अभी भी बीजेपी नहीं है, लेकिन बाकी विधायकों पर भी नजर रखनी होगी। कुल 37 आ गए तो फिर तो आप लोगों का सिक्का नहीं चलेगा यहाँ पर, तो मुश्किल की घड़ी है आप लोगों के लिए। देखिए मैं कहता हूं, जहां तक
जहां तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सवाल है, चित्रा जी, जहां तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सवाल है, राज्यसभा इलेक्शन जो का चुनाव हुआ 10 दिन पहले, वहां भी हमारा जो स्ट्रेंथ था उससे ज्यादा वोट हमें मिले, और कल का जो चुनाव हुआ वहां पे भी हमारा जो स्ट्रेंथ था उससे हमको ज्यादा वोट मिला है। हाँ। हमारे मित्र पक्ष में कहां पे गणित गड़बड़ा गया, हाँ। उस पे मंथन चल रहा है और उस पे आत्मपरीक्षण हो रहा है और वो हम देखेंगे। मतलब एनसीपी तो सेफ जोन में है और सब सेफ जोन में तो है भी ना। ये हमारे बीजेपी की सरकार एनसीपी के नेता बनवा देते हैं। हाँ जी। तो कभी 24 घंटे में पलटकर शिवसेना की सरकार बना देते हैं। तो आपके दोनों हाथों में तो लड्डू है ही, जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं कि फिलहाल हम तो सेफ जोन में हैं, हमारे जो सहयोगी साथी हैं उनमें कहां कमी हो जाती है, ये बड़ा सवाल है। संगीत रागी जी, जल्दी से इस पर आपका जवाब। एक याद रखिए चित्रा जी, बोलिए शिवसेना के बारे में मुंबई में आप नहीं जाएगी। आपने जो दोनों हाथों में लड्डू की बात कही है, मैं उसका खंडन करना चाहूंगा। मैं तो 2019 याद दिला रही थी जब अजित पवार ने सरकार बनवा दी थी देवेंद्र फडणवीस की रातों रात, कि जब देखिए मान लेते हैं कि आप मान लेते हैं कि कोई प्रलोभन दे भी रहा है, एनसीपी बनी सामने वाला जो समय पर यह कहा गया है कि भाई एनसीपी बीजेपी के साथ जाएगी, एनसीपी बीजेपी के पास जाएगी, लेकिन शरद पवार जी एक धर्मनिरपेक्ष नेता है। ठीक है, आज दंगल का हमारा सवाल था, महाराष्ट्र की सरकार गिराने की क्या कोशिश हो रही है। आपके जो जवाब हमें मिले हैं, 67% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 33% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। अब महाराष्ट्र की सियासत में आगे क्या होगा, सरकार रहेगी या चली जाएगी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।